वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टॉक्स में। हम कर रहे थे +1 की फर्स्ट यूनिट और हमने कर लिया था क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, जब भी केमिकल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, दे हैव टू फॉलो सम लॉज। उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उनकी कॉम्बिनेशन कुछ नियमों के अकॉर्डिंग होती है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन सी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो हम स्टडी करने हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ, गै-लुसाक्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। सिक्स, एवोगैड्रो लॉ। इन लॉ को हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, total mass of reactant is equal to products, to total mass of products। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी भी केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब इस लॉ को हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 और ये बनाता है 2NH3। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। उसको अब इस केमिकल रिएक्शन पे इस लॉ को अप्लाई करके देखें, क्या ये लॉ ट्रू है? देखिए, नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है? 14। 2 नाइट्रोजन है, कितना हो गया? 28। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 6। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया? 3। अब 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो कितना हो गया? 34। अब देखो, ये 28 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया? 34 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा? भाई इनका जो टोटल जोड़ था, रिएक्टेंट के मास का जो टोटल सम था, वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के टोटल सम के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? अमोनिया बनाया है। तो इसमें रिएक्टेंट का जो टोटल मास था 34 ग्राम, वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है, 34 ग्राम के बराबर है।
एक एग्जाम्पल और देखें। H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन क्लोराइड बना। हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास 1 है, 2 का कितना हो गया 2। क्लोरीन का 1 का कितना होता है 35.5 ग्राम, 2 का कितना हो गया 71 ग्राम, इज इक्वल टू किसके बराबर है हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5 मतलब टोटल हो गया 36.5 इंटू 2 कितना हो गया 73। अब इस साइड 2 प्लस 71 कितना हो गया 73, इस साइड भी कितना है 73, तो दोनों का जो सम है वो क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम क्या बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये हमारा सेकंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। अब ये लॉ क्या कहता है, एवरी केमिकल सब्सटेंस इज ऑलवेज found to be always found to made of same substance combined together in fixed ratio according to their weight, ला क्या कहता है एवरी केमिकल सब्सटेंस, हर प्रत्येक जो केमिकल सब्सटेंस है इज ऑलवेज फाउंड टू मेड ऑफ, हमेशा पाया जाता है बना हुआ, सेम सब्सटेंस ये बना हुआ पाया जाता है, कंबाइन टुगेदर जो कि आपस में कंबाइन करते हैं, इन फिक्स रेशियो में अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अपने वेट के हिसाब से जो कंबाइन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लिया अपने पास CO2 का एग्जांपल ले लिया, हमने CO2 का एग्जांपल ले लिया, तो इसके कहने का मतलब है भाई हम CO2 किसी भी सोर्स से ले लें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है CO2 प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस होती है, जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है तो CO2 रिलीज होती है, या फिर हम लैब के अंदर CO2 को प्रिपेयर कर लें, इतनी सोर्स से हमने CO2 ले ली, लेकिन CO2 के अंदर हमेशा आपको कार्बन ही मिलेगा और ऑक्सीजन ही मिलेगी, कार्बन 12 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 32 ग्राम होगी। हम किसी भी सोर्स से CO2 ले लें, चाहे हमने एटमॉस्फेयर से ली या फ्यूल को बर्न करके हमने बनाई, रेस्पिरेशन से CO2 बनी, वोल्केनिक इरप्शन से CO2 बनी, या लैब के अंदर हमने CO2 को प्रिपेयर किया, लेकिन उसके अंदर जिस भी सोर्स से हमने CO2 ली तो CO2 किसकी बनी हुई है कार्बन और ऑक्सीजन से बनी हुई है, जिसमें कार्बन 12 यूनिट है और जो ऑक्सीजन है वो 32 यूनिट है। उनकी जो कंपोजिशन है ना वो हमेशा सेम मिलेगी, स्रोत कोई भी हो सकता है। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। इसी तरह वाटर का एग्जांपल ले लें, और वाटर के भी अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। आपने उसको सी से लिया, हैंडपंप का है, या फिर रिवर का है, या फिर आइस को मेल्ट करके बनाया गया है। अगर वाटर प्योर है, उसके अंदर और किसी चीज़ की अशुद्धि नहीं है,
तो उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 यूनिट उसके अंदर हाइड्रोजन है और 16 जो यूनिट है, 16 यूनिट वो इसके अंदर ऑक्सीजन है। और इन दोनों से मिलके ही वाटर बनेगा। इसका मतलब वाटर की जो कंपोजिशन है ना, वो फिक्स कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो कोई और ही सब्सटेंस बन जाएगा, फिर वाटर नहीं बनेगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसके अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो सेम मिलेंगे और सेम अमाउंट में मिलेंगे। मतलब उनके वेट के हिसाब से उनका जो रेशियो है ना, वो क्या मिलेगा आपको, फिक्स मिलेगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो रेशियो 1:8 का हो गया। तो वाटर को आप कहीं से भी ले लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपको 1:8 का ही मिलेगा, वो कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आपको लॉ समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हमारे पास जुड़े रहिए केमिस्ट्री का सिलेबस करने के लिए। थैंक यू।